नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। आरक्षण पर सियासत करने वाले राजनीतिक दलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी लकीर खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि आरक्षण के लिए एक समय सीमा तय करने की जरूरत है, क्योंकि इसे हमेशा के लिए लागू नहीं रखा जा सकता है। आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर चल रही वोट बैंक की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। कोटे में कोटा देने की मंजूरी देने के साथ ही आरक्षण का आधार तय करने की नई व्यवस्था लागू करने का कोर्ट ने फैसला दिया है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पिछड़ी जातियों को इसका सही मायने में फायदा दिलाने में अहम साबित होगा। आरक्षण पर सुप्रीम फैसले के क्या है मायने और किस तरह से हाशिए पर पड़े लोगों को इसका फायदा मिलेगा, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश आरक्षण का आकलन। कोटे में कोटा का प्रावधान। सामाजिक उत्थान का निदान। क्या क्या होंगे बदलाव? वर्गीकरण का क्या होगा आधार? किससे मिलेगा फायदा? क्रीमी लेयर का जिक्र। आरक्षण पर सुप्रीम मुहर। आरक्षण के अंदर आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला था। इसको लेकर मूल याचिकाकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ओपी शुक्ला जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपकी क्या मांगे थी और जो सुप्रीम कोर्ट ने कल ऐतिहासिक फैसला दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी मांगे यही थी कि जो डोमिनेंट कास्ट है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन देश में लागू हुआ है, आरक्षण का लाभ वहीं तक ही सीमित रह गया है, वो नीचे तक नहीं आ रहा। जो वंचित जातियां हैं, जो नीचे छोटी छोटी जातियां हैं, वहां तक आरक्षण पहुंचे, वो नहीं हो रहा था। इसके चलते हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि इस सिस्टम को रिव्यू किया जाए, रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू किया जाए और आपको कुछ ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व करिए ताकि रिजर्वेशन का बेनिफिट सब लोगों को मिले, जो दलित है, जो वंचित है देश के अंदर, नॉट ए पर्टिकुलर जो डोमिनेंट कास्ट है वो आरक्षण का लाभ। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि क्रीमी लेयर की इसमें भी पहचान होनी चाहिए SC ST में। तो क्या आपको लगता है कि इसमें भी क्रीमी लेयर की पहचान होनी चाहिए? हमारी पिटीशन में सबसे पहले मांग तो यही रखी हमने 2011 में, जब हमने ये पिटीशन डाला उसमें ये हमारी मांग थी कि जो क्रीमी लेयर, जो डोमिनेंट कास्ट है, जो रिजर्वेशन से जिनका पेट भर गया, उनको आरक्षण से बाहर करो। हम ये चाहते हैं कि जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 2004 के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत बताई थी। संविधान पीठ ने माना कि SC ST में सामाजिक और शैक्षिक तौर से पिछड़े वर्गों की सूची में असमानताएं हैं। 7 जजों की बेंच ने फरवरी 2024 में इस मुद्दे पर सुनवाई की। आरक्षण का नया प्रावधान सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पिछड़े लोगों के उत्थान में मील का पत्थर साबित होने वाला है। आरक्षण पर सुप्रीम फैसला। आरक्षण पर सुप्रीम फैसला आने के बाद से अब इस पर एक और नई बहस छिड़ गई है। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसले में कहा है कि SC ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इस श्रेणी में अति पिछड़े तबके को अलग रिजर्वेशन दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकारों के पास अधिकार होगा कि वो SC ST वर्ग में शामिल समुदायों के लिए आरक्षित कोटे में से जातियों के पिछड़ेपन के आधार पर कोटा तय कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिखों, आंध्र में मडुगा समुदाय, बिहार में पासवान, यूपी में जाटव और तमिलनाडु में अरुण थथियार समुदाय को फायदा मिलेगा।
इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने 140 पेज के बहुमत के फैसले में कहा कि एससी के भीतर पिछड़ापन मौलिक समानता हासिल करने में एक बाधा है और उपवर्गीकरण इसे साकार करने का एक साधन है। इसके साथ ही बेंच ने इसी मुद्दे पर 2005 के ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस से जुड़े फैसले को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद राज्य एससी और एसटी आरक्षण में आंकड़ों के आधार पर सब क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी राज्य में 15% आरक्षण एससी के लिए है तो उस 15% में वो कुछ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण तय कर सकते हैं। 7 जजों की पीठ में एकमात्र जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने असहमति वाला फैसला दिया। जस्टिस त्रिवेदी ने 85 पेज के फैसले में कहा, केवल संसद किसी जाति को एससी सूची में शामिल या बाहर कर सकती है, राज्यों को इसमें छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। एससी एक जैसी जातियों का वर्ग है जिसमें आगे उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि इंदिरा साहनी मंडल आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने में उपवर्गीकरण के आवेदन को केवल अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी तक सीमित नहीं किया था। न्यायालय ने तब संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत लाभार्थी वर्गों पर इस सिद्धांत के लागू होने को बरकरार रखा था। जो लोग इसको लेकर के राजनीति करें वो अगर क्रिमिनल लेयर में आ जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे, फिर वो राजनीति कैसे करेंगे? नहीं, ना करें राजनीति, उन्होंने ठेका लिया हुआ, दूसरे लोग करेंगे राजनीति। अगर जो संपन्न लोग हैं वो एक साइड में हटे ना, दूसरों को आगे आने देना। उन्होंने क्या ठेका ले रखा कि वही रहेंगे? कहा डॉक्टर अम्बेडकर ने कब कहा है? कभी डॉक्टर अम्बेडकर ने, एक तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी ये नहीं कहा कि ये रिजर्वेशन जो पॉलिसी है ये इंडेफिनेट पीरियड के लिए, उन्होंने एक सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स की थी और उनका आइडिया था कि इस पीरियड में ये दलित ऊपर उठ के आ जाएगा। लेकिन आज दलितों की क्या स्थिति है? 4-6 जातियां हैं जो आरक्षण का पूरे लाभ ले रही हैं पिछले। आपको नहीं लगता है कि एससी एसटी में भी बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो बहुत पिछड़ी हुई हैं, लेकिन उसकी आखिर पहचान कैसे होगी? डेटा कैसे इकट्ठा होगा? कैसे इसे लागू किया जाएगा? नहीं होगा। देखिए, आपने शायद गुरुनाम सिंह कमेटी जो 90s की हरियाणा गवर्नमेंट की थी, आपने उसकी रिपोर्ट नहीं देखी, उसने क्लास वाइज आइडेंटिफाई किया है। तो ये तो सारी स्टेट्स को अब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। देखिए, ये जो फैसला है एक रेफरेंस गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजेज ने इसको रेफरेंस भेजा था लार्जर बेंच के पास, जहां 7 जजेज की एक बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उसने फैसला दिया है। इसमें जो एक नई बात आती है, ईवी चिन्नैया का जजमेंट था 2004 का, जहां एससी एसटी के रिजर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहां आप कैटेगरी के विद इन सब कैटेगरी नहीं क्रिएट कर सकते। आप अगर एससी एसटी क्लास में 2 कास्ट हैं तो आप उनको बाइफर्केट नहीं कर सकते, सब डिवीजन नहीं कर सकते, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उस जजमेंट को सेट असाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस में, लार्जर बेंच ने। बड़ी बात यह है कि एक पॉलिसी हमने अंग्रेजों के समय से सुनी थी, डिवाइड एंड रूल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एकजुटता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों में हो रही है, उसको तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इख्तियार किया जा रहा है। अभी मुझे इसमें यह भी जानकारी करनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से एससी एसटी के कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भाई, वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों को कब्जा किया, और चलो एससी एसटी ओबीसी को तो आप घुसने नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या सामान्य जाति के और लोगों में अवसर नहीं है? तो उनको भी आप मौका नहीं दे रहे हो। तो अगर आपको करनी है किसी वर्गीकरण की शुरुआत तो शायद वहीं से की जाए, सर्वोच्च संस्था। नीचे से क्या करना चाहते हो? आरक्षण के नाम पर अपनी राजनीतिक जमीन को सशक्त बनाने वाली पार्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में है या उसके खिलाफ, ये एक बड़ा सवाल है। इस लिहाज से भी कि अब आरक्षण की सियासत करना आसान साबित नहीं होने वाला है। राज्य सरकारों के हक में फैसला। देश के अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ ओबीसी वर्ग में सब कैटेगरी और उनके आरक्षण के मुद्दे पर लंबे समय से बहस होती आ रही है। अब संवैधानिक फैसला राज्य के हक में आया है। इसके बाद राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में दलित और आदिवासी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण को बांटने का अधिकार मिल गया है। इसके साथ ही 4 जजों ने एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर को लेकर टिप्पणी की है। राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए।
अपने निर्णय में न्यायाधीश ने कहा कि आरक्षण नीति का पुनर्वलोकन करते हुए ओबीसी, SC/ST के उत्थान के लिए दूसरे तरीकों को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने जोर दिया कि आरक्षण का लाभ जाति के बजाय सामाजिक, आर्थिक और जीवन स्तर के आधार पर दिया जाए। इस पर उनका विशेष जोर था कि यदि कोई एक पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर जीवन स्तर बेहतर कर चुकी है तो उसकी अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर सिद्धांत पहली बार तब पेश किया गया था जब इंदिरा साहनी के फैसले के बाद ओबीसी कोटा लाया गया था। इसने उन ओबीसी व्यक्तियों को आरक्षण से बाहर करने के लिए एक मार्गदर्शक चार्टर बनाया जिनके परिवारों ने वर्षों से कुछ सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार अर्जित किए थे, जिन्हें क्रीमी लेयर के रूप में जाना जाता है। आरक्षण की नीति के सही अनुपालन न होने को आधार बनाकर सरकारी सेवा में नियुक्ति और उच्च स्तर पर प्रवेश को कई बार चुनौती दी गई। ज्यादातर बार नियुक्ति और प्रवेश प्रक्रिया वर्षों तक अटकी रही। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में 1990 में मंडल आयोग के विरुद्ध हिंसा, 2006 में IIT और एम्स के छात्रों के आरक्षण विरोधी आंदोलन और महाराष्ट्र में कुछ समय पहले मराठा आरक्षण के खिलाफ हुई हिंसा का उल्लेख किया। प्राथमिक और हाई स्कूल तक ड्रॉप आउट छात्रों के अनुमानित आंकड़ों के साथ कहा कि कुछ उन्हीं जातियों के बच्चों को उन शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है जो शहरों में रह रहे हैं या फिर संपन्न हैं। 342A जो नया आर्टिकल अमेंडमेंट के बाद आया था उसका एक हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावर दी गई है कि आप अपनी लिस्ट में विद इन क्लास एक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी को स्पेशल प्रिविलेज दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई SC/ST में बिलोंग करने वाली कोई एक कास्ट जो है सोशली और इकोनॉमिकली दूसरे कास्ट और क्लास से, उसी कैटेगरी के कास्ट से कहीं पिछड़ी हुई है। सामाजिक वर्गीकरण का राजनीतिकरण जो है ये बहुत पुराना एक राजनीतिक मुद्दा है और इसका अब तक जो हिंदुस्तान के इतिहास में हम लोग देखते आए हैं हमेशा मिसयूज ही होता है। तो हो सकता है कि किसी राज्य सरकार की इच्छा शक्ति सही हो, सुदृढ़ हो, उसका सही इस्तेमाल करे, समाज के उस वंचित और शोषित तबके तक इस जजमेंट का फायदा पहुंचे जो अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है, काफी पीछे है। दूसरा, इसका मिसयूज होने की भी पूरी संभावना है। कहीं ना कहीं इस बात की पूरी संभावना है कि राज्य सरकार एक विशेष जाति वर्ग को अपना वोट बैंक बनाने के लिए, वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए इसका बेनिफिट देने लगे और शायद इसका मिसयूज हो। देखिए, आरक्षण का जो लाभ है वो सामान्य है समाज में। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति को आरक्षण का लाभ ज्यादा मिल रहा है और किसी एक जाति को आरक्षण का लाभ कम मिल रहा है। तो आप जाति के आधार पर उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और हम ये मानते हैं कि ये कहना कि नहीं इसको आरक्षण ज्यादा मिल रहा है और इसको आरक्षण कम मिल रहा है, आरक्षण का बेसिस कभी भी क्लास डिवीजन था ही नहीं। आरक्षण का बेसिस था अनटचेबिलिटी। आरक्षण का बेसिस था कि जो समाज में सोशल रिप्रेजेंटेशन है वो सिमिलर हो। तो उसको फिर अब किसी और चीज से कोरिलेट करना हमको लगता है कि वो इंटायर पर्पस जो है कि समाज में जो दलित वर्ग के लोग हैं वो भी आगे हैं और समाज में अपने बातों को बेफिक्र निडर होकर रखे, वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। फिर आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ही सियासी रहा है। जातिगत जनगणना कराने में अब दिक्कत यह है कि अगर ये जाति आधार पर गिनती होती है तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि इसमें साफ हो जाएगा कि जो अब तक आरक्षण का फायदा लेते रहे हैं कहीं उनकी संख्या कम तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाशिए पर पड़ी जातियों को उसका फायदा पहुंचाने में अहम साबित होगा। हाशिए पर पड़ी जातियों को फायदा। वर्ग के भीतर परस्पर पिछड़ापन वास्तविक समानता प्राप्त करने में एक बाधा है। उपवर्गीकरण वास्तविक समानता हासिल करने की दिशा में उपाय है। अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की दिशा में राज्य पर कोई रोक नहीं है। वहीं अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि राज्य को पिछड़े वर्ग के ऐसे नागरिकों जिनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने पर कोई रोक नहीं है। आरक्षण के लिए कोटे का महत्वपूर्ण निर्णय सुनाने वाली संविधान पीठ में शामिल रहे जस्टिस पंकज मित्तल ने मौजूदा आरक्षण नीति के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बताया है। उन्होंने आशंका जाहिर की कि वंचितों पिछड़ों के उत्थान के लिए दूसरे किसी तरीके की बात करने वाले को दलित विरोधी कहा जाएगा। इसके बावजूद स्पष्ट रूप से कहा कि अभी आरक्षण लागू करने का जो तरीका है वो जाति व्यवस्था को फिर से बढ़ावा दे रहा है।
सामाजिक आर्थिक आधार पर दलितों, पिछड़ों, वंचितों की पहचान पर जोर देते हुए जस्टिस मित्तल ने आरक्षण नीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत बताई। संविधान पीठ के निर्णय पर सहमति के साथ जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने निर्णय में भी आरक्षण नीति के सामाजिक प्रभाव को उल्लेखित किया। उन्होंने आरक्षण के संबंध में अब तक संविधान में हुए संशोधन और सरकारों द्वारा गठित 21 आयोगों, समितियों की अनुशंसाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि हम शुरुआत में आरक्षण को लेकर मजबूत और स्पष्ट नीति बना लेते तो टुकड़ों में इतने परिवर्तन की आवश्यकता न पड़ती। आपने कहा सरकार दे सकती है, क्या कभी मॉनिटरिंग की आपने? SC/ST का बैकलॉग भरा गया, कभी आपने मॉनिटरिंग की? SC/ST पे जो कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, किन जाति पे हो रही है, आपने कभी मॉनिटरिंग की? क्या आपको जानकारी है कि क्या आंकड़े हैं SC/ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है? उनकी आर्थिक स्थिति के क्या आंकड़े आपके पास? बंद कमरे में बैठ के कुछ भी फैसला ले लिया जाएगा। और मुझे फिर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आर्टिकल 341 क्या कहता है? क्या ये आर्टिकल 341 का वायलेशन नहीं है? आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर EWS के फैसले को जो है मान्यता दी थी, क्या वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था? तो बहुत सब चीजें। और फिर एक और जस्टिस हैं बेला द्विवेदी जी, उनके फैसले को भी उन्होंने असहमति जाहिर की, उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। तो 6 जजेस ने अपना जो उनका डिसीजन है उसमें उनका थोड़ा थोड़ा ओपिनियन है, जो सबने अपना ओपिनियन आज ओपन कोर्ट में भी रखा है और 1 डिसेंटिंग है। तो मेन उसमें जो जजमेंट आया उसमें मेजॉरिटी का कहना यही है कि सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए एम्पेरिकल डाटा की बहुत ज़रूरत है कि ग्राउंड पे वर्क किया जाए, साइंटिफिक वे में डाटा को कलेक्ट किया जाए कि अगर पर्टिकुलर ग्रुप SC/ST कैटेगरी में बैकवर्ड रह गया, जो पूरा का पूरे को हमने एक माना और एक पर्टिकुलर ग्रुप बैकवर्ड है, तो पहले आप डाटा कलेक्ट कीजिए उसका साइंटिफिक वे में। यानी कि पहले उसकी पहचान कीजिए कि कौन पिछड़ा हुआ है, तब जाकर के उसको आप। पहचान कैसे होगी? पहचान डाटा के आधार पे होगी। उसके लिए आपको एक सर्वे करना होगा जो साइंटिफिक वे में होगा। वो ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टी आती है, एक पॉलिटिकल रहती है, वो आए और कहे कि ये पिछड़ा है, ये अगड़ा है, तो वो नहीं चलेगा। आरक्षण पर सियासत हर राज्य में होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य सरकारों की मुश्किलों को आसान कर दिया है और आरक्षण को व्यवस्थित करने का पूरा खाका खींच दिया है। ये बदलाव की शुरुआत है और वो इसीलिए भी एक तो इसके राजनीतिकरण करने पर विराम लगेगा और साथ ही राज्य सरकारों को इस बात का सबूत भी देना होगा कि कोटे की जो व्यवस्था वो लागू करना चाहती है वो सही मायने में उन जातियों को फायदा पहुंचाने वाला हो। फैसले का सियासी प्रभाव। बिहार से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में ओबीसी आरक्षण को कोटा के भीतर कोटा बनाने की मांग लंबे वक्त से उठती रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य में दलित आरक्षण का बंटवारा होने का फैसला राज्य सरकारें ले पाएंगी, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण को वर्गीकरण करके बांट सकती है। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण के बंटवारे का भी रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। सर्वोच्च अदालत के फैसले का सियासी प्रभाव भी पड़ना तय है। देश के हर एक राज्य में दलित समुदाय के बीच एक डोमिनेटिंग कास्ट होती है। बिहार में पासवान तो यूपी में जाटव और महाराष्ट्र में महार दलित समुदाय के बीच ऐसी जातियां हैं जिनके खिलाफ दलितों की दूसरी जातियों को गोलबंद कर राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। नीतीश कुमार बिहार में 2007 में दलितों के बीच वर्गीकरण कर महादलित की राजनीति खड़ी कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश और पंजाब में भी दलितों को मिलने वाले आरक्षण को बांटने का फैसला हुआ था, लेकिन मामला अदालत में जाने से कानूनी पेच में फंस गया था। यूपी में दलित जाटव और गैर जाटव के बीच बटा हुआ है, जिसमें जाटव 12% जाटवों की संख्या है और 10% गैर जाटव दलित है। यूपी में दलितों की कुल 66 उपजातियां हैं, जिनमें 55 ऐसी हैं जिनकी संख्या ज्यादा नहीं है। इसमें मुसहर, बसोर, सपेरा और रंगरेज जातियां शामिल हैं। दलित की कुल आबादी में 56% जाटव के अलावा दलितों की दूसरी उपजातियां हैं। उनकी संख्या 46% के करीब है। देश में सबसे ज्यादा 32% के करीब दलित पंजाब में है। राज्य SC में सबसे बड़ा 26.33% मजहबी सिखों का है। रामदासिया समाज की आबादी 20.73% है, जबकि आधी धर्मियों की आबादी 10.17 और वाल्मीकियों की आबादी 8.66 है। पंजाब सरकार ने 2006 में दलित आरक्षण को 3 श्रेणी में बांटने का फैसला किया था। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। सर्वोच्च अदालत ने 7 जजों की पीठ गठित कर दी थी। पंजाब सरकार ने मांग रखी थी कि अनुसूचित जाति के भीतर भी सब कैटेगरी की अनुमति दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से दलित आरक्षण को बांटने का इन तमाम राज्यों में रास्ता साफ कर दिया है। बेसिक इशू यही आता है निकल के कि आप पहले एम्पेरिकल डाटा, मतलब जो सर्वे है वो करें,
वो देखें कि उनके पैरामीटर्स बनाए जा सकते हैं, जैसे एजुकेशन का, इकोनॉमिक का, और क्या इनकम है, क्या उन्हें जैसे हाउसिंग है तो है कि नहीं। इस तरह से एक बहुत बड़े पैरामीटर्स हो सकते हैं, 10, 15, 20 किए जा सकते हैं, और फिर उस पर कास्ट ग्रुप्स का वो हो। उसके बाद उस डाटा के आधार को एक बेसिस बनाया जाए और उसके बेस पे सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ये जजमेंट का कहना है। जो एडिक्वेटली जो डेटा हमें जो मिलना चाहिए वो कास्ट सेंसस की वजह से आएगा। अगर कास्ट सेंसस होती है तो उसमें पता लग जाएगा कि कितनी कास्ट का, कौन सी कास्ट का रिप्रेजेंटेशन सरकार में किस प्रकार है। लेकिन बिहार सरकार ने तो कास्ट सेंसस किया था, उसके बावजूद भी पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। वो विरोध सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो चाहते नहीं है कि निचली कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव में हो। तो उसका जो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए ना, वो आए ना सुप्रीम कोर्ट उसके लिए, वो तो उसमें भी एक नई मांग खड़ी होती है। पर सबसे बड़ी बात यह कि जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें आज तक किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिला हुआ है। जस्टिस बी.आर. गवाई सेड कि जब वो लॉयर थे तो 1985 उनके पास कोई एक वाल्मीकि कम्युनिटी का जो एक लड़का आया था एमबीबीएस के लिए एडमिशन के लिए, उसके बाद आज तक भी उन्होंने कोई किसी वाल्मीकि कम्युनिटी में कोई एमबीबीएस का डॉक्टर का एडमिशन के लिए नहीं देखा। तो ये जो बहुत बड़ी बात है, समझने का विषय ये है कि वो जाति की कौन सा जो रिजर्वेशन जो प्रोवाइड हो रहा है, जो बेनिफिट है वो किसको मिल रहा है। आप देखो उसमें सपेरा कम्युनिटी, बैरवा कम्युनिटी और बाजीगर कम्युनिटी और मुसहर कम्युनिटी, इन कम्युनिटी के लोगों को कभी भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला ही नहीं है। तो इनका मानना है कि बहुत सारी ऐसी SC/ST में भी जातियां हैं जिन्होंने अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं उठाया है, उन्हें एक्चुअल में आरक्षण की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इन्होंने स्वागत किया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मधुर कंठेला के साथ गोपाल कृष्ण। SC और ST वर्ग की जातियों के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को तैयार करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी भी पार्टी में नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए इस पर खामोशी अख्तियार करने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आरक्षण का आकलन के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।